बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स के एक नए लेक्चर फोर्स कैरियर में आप सभी को वेलकम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तीन बातें आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि नंबर 1, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअली ये बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली हैं, जिससे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। नंबर 2, कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक कर ही ली है तो चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा टाइम निकालें, अब इसको मुकम्मल देख के अपना ये जो कंसेप्ट है इस टॉपिक को एटलीस्ट एक टॉपिक ज़रूर आप सीख के जाएँ। तीसरी बात आप लोगों से ये करनी है कि चूँकि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये कंसेप्चुअली रिच टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो कि आपके लेवल के ऊपर जाके आप लोगों को समझानी है, तो उसमें थोड़ा-सा जो है मुझे टाइम लग सकता है, तो प्रोबेबली ये जो लेक्चर है ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाए। दैट्स व्हाई एक क्लास की ड्यूरेशन का जो टाइम है उसको अपने माइंड में रख के तो आप लोगों ने जो है वो इस लेक्चर को सीखना है। तो मज़ीद बातों में टाइम ज़ाया किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा हम लोग केमिस्ट्री स्टडी करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको जब हम एक सिस्टमेटिक वे में क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास एक टेबल बनता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसी अंदाज में जब आप फिज़िक्स में आते हैं तो फिज़िक्स में पार्टिकल फ़िज़िक्स पढ़ते हुए आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई करते हैं तो आपके पास एक टेबल, एक मॉडल प्रिपेयर होता है। उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं जी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब याद रखें बच्चों कि ये जो आपके पास पार्टिकल फ़िज़िक्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, इनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वो मैटर को कंपोज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है? बात समझाता हूँ मैं। इन पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स जो डायरेक्टली मैटर को कंपोज़ करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मैटर पार्टिकल्स। और मैटर को कंपोज़ करते हुए उस मैटर को आपस में बाइंड करने का जो किरदार अदा करते हैं जो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स पार्टिकल या फोर्स कैरियर्स। आई रिपीट कि आपके पास पार्टिकल फिजिक्स में से जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनमें से वो पार्टिकल्स जो डायरेक्टली मैटर को कंपोज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैटर पार्टिकल्स। और उस मैटर को कंपोज करते हुए उसको आपस में बाइंड करने का जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उस मैटर को आपस में बाइंड करने का, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोर्स पार्टिकल्स। बात क्लियर हो गई है? समझ आ गई है बात की? अच्छा, मिसाल के तौर पर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने सिंपल पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो सिंपली क्लियर हो जाए। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास हैं मैटर पार्टिकल्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब इस तरफ अभी पहले मत आइएगा, अपना सारा फोकस इस तरफ रखिए। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ना, यानी वो पार्टिकल्स जो कि आपके पास मैटर को कंपोज कर रहे होते हैं, ये मैटर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैटर पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनका ये जो आपस में इंटरेक्शन है ये एक फोर्स के थ्रू होता है। बात को समझ रहे हैं कि जो आपके पास मैटर पार्टिकल्स हैं जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, या ये आपस में एक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, कि दे इंटरेक्ट बाय द मीन ऑफ फोर्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में मैटर पार्टिकल्स में किस किस की एग्जाम्पल लिखी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब ज़रा मुझे बताएं कि आप जानते हैं कि आपके पास एक एटम है, तो एटम के शेल में क्या मौजूद होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ऐसा ही है। जबकि इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ज़रा मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन भी मैटर पार्टिकल है और प्रोटॉन भी आपके पास मैटर पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? तो देखें ना, एक मैटर पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन, ये इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ जिस पे नेगेटिव चार्ज है। आप लोग जानते हैं
कि दो चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें तो उनके दरमियान इस इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है वो कौन सी फोर्स कहलाती है? कोलम्स फोर्स। तो मैंने यही स्टार्ट में कहा था ना कि आपके पास ये जो मेटल पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनका ये जो इंटरेक्शन है ये एक फोर्स के थ्रू होता है। तो याद रखें, ये जो आपके पास फोर्स है दिस इज, यानी जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, नंबर 2, अब ज़रा न्यूक्लियस में आ जाएं। एटम से आप किधर आ जाएं? न्यूक्लियस लेवल के ऊपर। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसा ही है, प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस पे ये जो प्रोटॉन्स हैं, क्या ये न्यूक्लियस को रिपल्शन की वजह से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं? नहीं, फिर भी जो है वो ये आपस में वहाँ पे बाइंड हैं। और इवन आप लोग गौर करें तो चलें, प्रोटॉन की तो बात समझ में आती है कि अच्छा इस पे चार्ज पार्टिकल है, किसी तरह से उन्होंने आपस में समझौता किया होगा। भाई न्यूट्रॉन पे गौर करें और जिस पे चार्ज ही कोई नहीं है, तो वो कैसे समझौता करके तो आपस में चिपका रह सकते हैं, इवन खुद के साथ भी, इवन प्रोटॉन के साथ भी। तो यहाँ पे जाके बात समझ में आती है कि अच्छा फिर इसका मतलब देयर इज़ अ फोर्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे कोऑपरेट कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय द मीन ऑफ फोर्स, सो दैट कि ये न्यूक्लियस को आपस में बाइंड करके रख सकें। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है, देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, उनकी नेचर है सेम चार्जेस की एक दूसरे को रिपेल करने की, तो उसको फिर रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी तो स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए ना। तो देयरफॉर आपके पास प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी जो इंटरेक्शन है वो आपके पास होता है बाय द मीन ऑफ फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरह से अब मान लें, देखें ये अगर फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि ये पार्टिकल्स को हिलने ही ना दे, ठीक है, यानी ना तो प्रोटॉन को निकलने दे ना न्यूट्रॉन को निकलने दे, तो व्हाट डू यू से कि जब अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी तो तब क्या होगा? आप लोगों ने ये बात डिटेल से पढ़ रखी है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके, इन तीनों प्रोसेसेस के दौरान के थ्रू जो है वो स्टेबिलिटी गेन करता है। अल्फा डीके के दौरान अगर आप देखें तो न्यूक्लियस में से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो, यानी ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये रीअरेंज होते हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल लिमिट होता है ना। तो देखिए न्यूक्लियस में से ही जो है वो एक प्रोटॉन डीके होता है, तो आपके पास जो है वो पॉजिट्रॉन लिमिट होता है ना, यानी जिसको बीटा पॉजिटिव कहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में से ही डीके होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास अनस्टेबिलिटी आएगी तो इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ कुछ एक ऐसी फोर्स भी होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट अनस्टेबिलिटी को ओवरकम करने में हेल्प करे। तो यस, वहाँ पे जो पार्टिकल्स फिर आपस में जैसे इंटरेक्ट करते हैं तो उन यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो डिके का प्रोसेस करवाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो आती है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरह से हम लोग, आप सारे लोग जो है वो ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। ज़मीन के ऊपर क्यों खड़े हैं? देखें हमारी बॉडी है, कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, ऑब्वियसली अर्थ है वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अर्थ हमें बीइंग पार्टिकल्स, ये या हमारी बॉडी को जो कि पार्टिकल से मिलकर बनी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटी की वजह से। तो ये भी तो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन है। तो इस वजह से देखें जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे फिर ये इंटरेक्शन जो है वो एक फोर्स की वजह से है, विच इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मैंने जितनी भी तमहीद आप लोगों के सामने बांधी है ना, ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था कि आपके पास पार्टिकल्स में से जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें से वो पार्टिकल्स जो मैटर को बना रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटर पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं किस वजह से? फोर्सेस की वजह से। बात समझ में आ गई है? ओके, अब अगली बात आ जाए इम्पॉर्टेंट। बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, ये जो स्टार्ट के 8-10 मिनट बनेंगे आई होप, तो आप पूरे इस टॉपिक में मास्टर कर जाएंगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। हमने क्या कहा जी कि जितने भी मेटल पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं फोर्सेस की वजह से, और उसकी वजह से नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस पाई जाती हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक और ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें ये मार्कर है ना, मैं कहता हूँ कि बस मैंने इस पर फोर्स लगा दी, इसको नीचे कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिज़िक्स ये फोर्स का लगना इतना ज़्यादा आसान या सिंपल नहीं है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिज़िक्स आपके पास जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बात को अब ज़रा गौर से समझिएगा, चूँकि यही
असल बेस है आज के लेक्चर की, कि जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी जैसे फ़र्ज़ कर लें इस ब्लू को आप मान लें कि ये आपका प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन है ब्लैक वाला, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये नहीं है सिंपल बस कि इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, नहीं, बल्कि होगा ये कि अट्रैक्शन के दौरान जैसे ही ये एक दूसरे के इतने नज़दीक आएंगे कि एटलीस्ट ये अब एक दूसरे पे फोर्स लगाने के काबिल होंगे, तो उस दौरान क्या करेगा कि फ़र्ज़ कर लें इनमें से कोई एक एक कोई स्पेसिफिक पार्टिकल इमिट करेगा, यानी जैसे मैं आप लोगों की तरफ ये मार्कर फेंकूं, ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग जो लेक्चर देख रहे हो, आप लोग हो फ़र्ज़ कर लो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव, तो मैं हूँ इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब हमारे दरमियान अगर अट्रैक्शन आएगी, हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो होगा क्या, बेसिकली मान लें ये वो मार्कर है जो कि पार्टिकल है, तो आप मेरी तरफ या मैं आपकी तरफ इस पार्टिकल को थ्रो करूँगा, इस पार्टिकल के थ्रो होने की वजह से हम दोनों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स जनरेट होगी। ये है कंसेप्ट किसका, क्वांटम फिज़िक्स का। बात समझ में आ गई है कि क्वांटम फिज़िक्स क्या कहती है कि ये जो इंटरेक्शन है फोर्स का, ये अचीव होता है बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। और बच्चों, यही जो आपके पास पार्टिकल जो कि इस फोर्स के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोर्स कैरियर, यानी ये फोर्स को कैरी करके लेके जाते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। बात समझ में आ गई है, एक इमिट करेगा पार्टिकल, दूसरा उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो पार्टिकल गया एक से दूसरे की तरफ, ये उस फोर्स को कैरी करके लेकर जाता है। देयरफॉर इन पार्टिकल्स को हम फोर्स पार्टिकल या फोर्स कैरियर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई है। इंटरेक्शन बाय ईच फोर्स हैज़ इट्स ओन एक्सचेंज पार्टिकल। अब ये जो नेचर में 4 बेसिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल, इनमें से हर एक फोर्स को कैरी करके लेके जाने वाला पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक कैरी करके लेके जाने वाला जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो डिफरेंट है, यानी हर एक का अपना अपना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएम फोर्स में, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कोलम्स फोर्स की है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें जो पार्टिकल आपके पास एक पार्टिकल से, यानी मान लें कि इलेक्ट्रॉन से फोर्स को कैरी करके लेके जाएगा प्रोटॉन तक, तो वो आपके पास होता है फोटॉन। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, यानी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, और याद रखें कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी, ठीक है, ऐसा तीनों नहीं, अल्टीमेटली आपस में कंबाइंड रहना है ना। तो इस इन पार्टिकल्स के दरमियान जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा, यानी जो जो इनके दरमियान फोर्सेस को लेके जाएगा, वो है जी आपके पास ग्लू ऑन। देखें जो ग्लू होती है ना, ग्लू क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को चिपकाने के लिए। तो बेसिकली इन पार्टिकल्स को आपस में चिपकाने के लिए उस एनालॉजी से याद रखें कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ग्लू करने वाला जो पार्टिकल है, बाइंड करने वाला जो पार्टिकल है, वो है आपके पास एक्सचेंज पार्टिकल ग्लू ऑन। इसी तरह से जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिके का प्रोसेस करवाने वाला जो आपके पास है पार्टिकल, वो आपके पास है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। और ग्रेविटी, जो अर्थ है ना, जैसे मैं अगर स्पेसिफिकली एग्जांपल दूं, तो अर्थ जिस फोर्स से मुझे अपनी तरफ खींच रही है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ये जो मेरे और अर्थ के दरमियान, अर्थ क्या कर रही है, मेरी तरफ एक पार्टिकल सेंड कर रही है, वो पार्टिकल है ग्रेविटॉन, जो कि मुझ में जज्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो ग्रेविटी, अर्थ जो है वो मुझ पे एक फोर्स लगा पा रही है। एक और फैक्ट की बात बताता चलूँ कि इसमें से फोटॉन भी एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड है कि वाकईतन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये फोटॉन के ही एक्सचेंज होने से प्रोड्यूस होती है। ग्लू ऑन भी आपके पास डिस्कवर्ड है, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन ये भी डिस्कवर्ड हैं। ये जो ग्रेविटॉन है ना, ये स्टिल आपके पास एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, ये भी डिस्कवर नहीं हुआ। इसी की एनालॉजी के ऊपर ये माना जाता है कि जैसे इन 3 नेचर की बेसिक फोर्सेस का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो है, तो इसी तरह से वो अपने अपने पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से जो ग्रेविटी है, तो ये फोर्स भी जो है वो किसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से बनती होगी, और वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल फ़िलहाल ग्रेविटॉन है, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है।
तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि इस पूरे लेक्चर का थीम क्या है। ठीक है जी। अभी यही जो आपके पास फोर्स कैरियर हैं लाइक फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स, यही आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से देखने। तो बस मेन चीज़ था कि आपको टॉपिक का थीम समझा सकूं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ना, इनका फंक्शन तो आपको पता चल गया है कि इनका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, और ये फंक्शन होता किस वजह से है। तो बाकी बस इनकी सिंपल डिटेल है कि भाई फोटान है, इसका मैस कोई नहीं होता, इसका चार्ज कोई नहीं होता, बस इसकी एनर्जी होती है इसका। ये सारी बस छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं जी इन तमाम पार्टिकल्स को वन बाय वन डिटेल से। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा पहला यूँ समझ लें फोर्स कैरियर है वो है फोटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि फोटोन होता क्या है। तो देखिए फोटोन क्या होता है, याद रखिए मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आपके पास जो लाइट है ना, लाइट के बारे में फ़िज़िक्स में दो थ्योरीज मौजूद है। नंबर वन कि लाइट आपके पास बिहेव करती है एज ए पार्टिकल और लाइट बिहेव करती है एज ए वेव अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स। आप लोग जानते होंगे मे बी कि मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था कि जो आपके पास लाइट है ना, वो छोटे छोटे ज़र्रात के ऊपर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो लाइट का वो जो छोटा सा ज़र्रा है ना, उसको उसने क्या बोला था कि ये फोटोन है, यानी क्वांटम ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। अब लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो नॉट ओनली लाइट, आपके पास कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाता है, फोटोन। यानी कि जैसे हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अ फोटोन इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। अब आप लोग जानते हैं कि इसका जो इंटरेक्शन है ये कौन से वाले इंटरेक्शन में एज ए एक्सचेंज पार्टिकल काम करता है, तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो इसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से होता है। फर्दर आसान सी बात है, इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी जो है वो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स थ्योरी इज इक्वल्स टू एच एफ से कैलकुलेट होती है, जिसमें एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, एफ जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ई जो है इसकी एनर्जी है। यहीं पे अगर हम इसकी बात कर लें मैस की, तो इसका जो रेस्ट मैस है वो ज़ीरो होता है, यानी जब ये रेस्ट में होगा तो ज़ीरो, अदरवाइज यानी रेस्ट में इसकी जो एनर्जी है वो भी ज़ीरो होती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो एग्जिस्ट करता है ना, ये एज ए मूविंग पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यानी फोटान को कभी आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई अकेला फोटान मैंने यहाँ पे डाली है, ये सदियों यहाँ पे पढ़ना। ये फोटॉन कभी स्टैटिक पार्टिकल के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये हमेशा मूविंग पार्टिकल होता है। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, न्यूट्रल होता है। स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो ये स्टेबल पार्टिकल है। इसकी अगर आप स्पिन देखेंगे तो ये -1 इसकी स्पिन है। और आप लोग जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 फर्मियंस, जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है और नंबर 2 आपके पास होते हैं जी बोसॉन्स, जिनकी आपके पास जो स्पिन है वो इंटीजर स्पिन होती है। तो चूंकि इसकी -1 यानी इंटीजर स्पिन है, देयरफॉर ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, बोसॉन में फॉल करेगा। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ तो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, यानी जो स्टार्ट में मैं आपको बात बता रहा था कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेंगे तो इतना सिंपल ये अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है एज वी थिंक। बल्कि होता क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जी, कि होता ये है कि यहाँ पे ये दो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, ये दो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ज़रा इन पे आप गौर करें। एक ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से इधर जा रहा है और एक ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से इधर जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और अल्टीमेटली इस जगह के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई है। बट जो जो ही ये यहाँ पे एक दूसरे के करीब, यानी इस जंक्शन पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्टली मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जब ये यहाँ पे पहुँचे ना तो इन्होंने एक दूसरे को रिपल किया। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपल किया तो ये यहाँ से सीधा जाने के बजाय इस डायरेक्शन में चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया। बट यू आर सीइंग कि इतना सिंपल इनका रिपल्शन नहीं था, बल्कि इस दौरान क्या हुआ कि जो ही ये रिपल्शन लगाने लगे तो ये एक गेमा रे बेसिकली फोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, कि इस दौरान ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये एक पार्टिकल यानी फोटॉन का एक्सचेंज हुआ और इसी फोटॉन के एक्सचेंज होने की वजह से इसमें क्या हुई है, रिपल्शन हुई है। तो आई बिलीव कि इसमें ये जो लिखी हुई है बात, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हो सकता है ये टर्म आप लोगों को बार बार कंफ्यूज कर रही हो,
मैं एक लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ जी कि आपके पास जो फिज़िक्स है, जब इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है तो वो क्लासिकल फिज़िक्स बनती है, और जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है यानी पार्टिकल लेवल के ऊपर, तो इसको हम क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये बेसिकली इस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो इसमें ये थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं, ये एग्जैक्टली वही बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आई बिलीव कि आप जब रीड करेंगे तो ये बात आप लोग समझ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करें ना, तो आपके पास ये जितने भी फोर्स कैरियर्स हैं, जैसे ग्लूऑन की बात आ गई है, फोटॉन की बात आ गई है, WZ बोसॉन्स की मैंने बात की थी, और ये जो हिग्स लिखा हुआ है ना आगे, इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी मैंने कहीं पे भी बात नहीं की है, चूँकि इसकी थोड़ी सी अलग सी बात है। ओके, बात को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप ज़रा देखें कि ये ग्लूऑन है, तो ग्लूऑन की जो स्पिन है ये है 1, फोटॉन की स्पिन भी है 1, इसी तरह से बोसॉन की जो Z बोसॉन्स हैं इनकी स्पिन भी है 1, और जो आपके पास W बोसॉन्स हैं इनकी स्पिन भी है 1। तो याद रखें, जिनकी स्पिन खासतौर पर फोर्स कैरियर के पर्सपेक्टिव में जिनकी स्पिन 1 होगी, यानी जो बोसॉन्स की कैटेगरी में जाएंगे, वो आपके पास कहलाते हैं वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, वेक्टर बोसॉन्स कहलाते हैं। जबकि वो स्पिन, वो वेक्टर सॉरी वो आपके पास पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 0 होती है, उनको हम स्केलर बोसॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, ओके। फर्दर हम लोग मूव करते हैं जी हमारे सेकेंड पार्टिकल की तरफ, विच इज द ग्लूऑन। अब ग्लूऑन क्या है? हम लोग जानते हैं कि अ पार्टिकल दैट एक्सचेंज बिटवीन द क्वार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं जी? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर बने, ऑब्वियसली। तो देखिए, इसका मतलब जो हमने कहा था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जो फोर्स बाइंड करती है, यानी वो उस फोर्स को कैरी करके लेके जाने वाला पार्टिकल कौन सा है? ग्लूऑन। तो चूंकि अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने? क्वार्क से। तो इसलिए वो कहता है कि वो पार्टिकल जो कि क्वार्क्स के दरमियान एक्सचेंज होता है, सो दैट कि ये आपके पास पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड कर सके, इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्लूऑन बोलते हैं। तो आई गेस कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। फर्दर चलें तो इंटरेक्शन आप लोग जानते हैं कि दे आर एक्सचेंज पार्टिकल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। में बड़ी डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी को हम लोग जो है वो कलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वार्क्स है ना, तो क्वार्क्स में हमने पढ़ा था कि क्वार्क्स में हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो इंटरेक्शन है उसको कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। कलर मीन ये नहीं कि जो जैसे हम फिजिकल कलर्स की बात करते हैं कि भाई ठीक है ये ब्लू है, ये आपके पास ग्रीन है, ये आपके पास ब्लैक है, ऐसे कलर नहीं, जस्ट इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसको आप यूँ मान लें कि जैसे एक क्लास में अगर मेंटालिटी लेवल के ऊपर 3 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बहुत जल्दी बात को पिक कर लेता है, एक थोड़ा सा स्लो लर्नर है, एक उससे थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो उनकी मेंटालिटी को आप कलर से जज करना शुरू कर दें कि अच्छा भाई ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है उसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यूँ एफिशिएंसी यानी उसकी इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे क्वार्क्स हैं आपके पास, उसी तरह से ग्लूऑन्स की भी जो है इंटरेक्शन, इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है कलर से। तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन क्या होता है कि 1 क्वार्क और एंटी क्वार्क, यानी या तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन इमिट करेगा, न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, या न्यूट्रॉन इमिट करेगा, प्रोटॉन ऑब्जर्व करेगा। तो 1 क्वार्क और एंटी क्वार्क विल इमिट अ ग्लूऑन एंड अदर एंटी क्वार्क और क्वार्क विल ऑब्जर्व द ग्लूऑन, हेंस इट इज कॉल्ड द क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जैसे लाइट की जो बेसिक यूनिट थी उसको हम बोलते थे क्वांटम, यानी कि उस लाइट का क्वांटा, उस लाइट की बेसिक यूनिट जिसको हमने फोटॉन कहा था। तो चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान ये जो फोर्स एक्सचेंज हो रही है, इसको कैरी करके लेके जाने वाला ये बेसिक पार्टिकल है ग्लूऑन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन ऑफ कलर चार्ज। ग्लूऑन्स आर एबल टू चेंज द कलर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कलर चार्ज। स्पीड इसकी भी जो है वो अगर आप देखें तो यही होती है एग्जैक्टली, मैस इसका 0 होता है और चार्ज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी स्पिन जो है वो 1 है, तो देयरफॉर ये आपके पास वेक्टर बोसॉन, बोसॉन तो होगा लेकिन कौन सा बोसॉन? वेक्टर बोसॉन, जैसे मैंने पहले आपको ये बात बताई है। ओके, एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स बिटवीन द क्वार्क्स, तो अगर आप ये देखें तो ये आपके पास है जी एक डाउन क्वार्क और ये आपके पास है एक अप क्वार्क। तो अप क्वार्क
और डाउन क्वार्क के दरमियान ये इंटरेक्शन के दौरान एक पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज़ ग्लूऑन्स। अब ये इसी तरह से जितने भी आपके पास ये क्वार्क्स हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन के दौरान ये जो स्पाइरल नुमा चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आपके पास ग्लूऑन्स जो हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है? ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है दी जेड बोज़ॉन। दी जेड बोज़ॉन को डिस्कवर किया गया था 1983 में एट CERN। इंटरेक्शन इसका ये होता है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, देखिए बातें पहले इसलिए क्लियर की हैं ताकि ये बातें आसानी से हम लोग जो है वो क्लियर कर सकें। तो इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी आपके पास इतनी रिलैक्सेशन ज़रूर होनी चाहिए न्यूक्लियॉन्स के पास कि वो न्यूक्लियॉन्स में या तो डिके हो सकें, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकें, या बीइंग अल्फा पार्टिकल वो वहाँ से इमिट हो सकें। तो इसी चीज़ को जो है वो फुलफ़िल करने के लिए आपके पास जो इन पार्टिकल्स के दरमियान पार्टिकल एक्सचेंज होता है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? डी जेड बोज़ॉन। ठीक है, बाय द वे इसमें आपके पास डब्ल्यू बोज़ॉन भी होते हैं। तो डब्ल्यू बोज़ॉन और जेड बोज़ॉन दोनों ही ये वीक न्यूक्लियर फोर्स में रोल प्ले करते हैं, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स के ये एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसमें एज ए एक्सचेंज पार्टिकल एक्ट करते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल किस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जी। रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस के लिए ड्यूरिंग इंटरेक्शन क्या होता है कि इन वीक इंटरेक्शन डब्ल्यू एंड जेड बोज़ॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स स्टेबिलिटी। ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स हैं और इनका लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁻25 ऑर्डर का होता है। इनकी स्पीड देख लें तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। मैस जो है वो आई थिंक ये जो स्पीड वाली बात है ना, ये शायद कहीं कॉपी करते हुए जो प्रीवियस मेरे पास फर्स्ट लाई थी फोटोन वाली, शायद वो बात इस तरह से आती जा रही है। तो काइंडली ये चीज़ आप लोग जब रीड करेंगे ना बुक का आर्टिकल तो उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि स्पीड इसकी एग्जैक्टली है या नहीं। तो बहरहाल चार्ज इस पे न्यूट्रल होता है और इसका अपना एंटी पार्टिकल भी है। तो आसान सी बातें थी, इसके बारे में जस्ट वही मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है, समझाने वाली बात मैं पहले से समझा चुका हूँ। यूँ ही आप डब्ल्यू बोज़ॉन के ऊपर आ जाएंगे तो डब्ल्यू बोज़ॉन जो है वो दो डिफरेंट तरह के चार्जेस पे एग्जिस्ट करते हैं, डब्ल्यू पॉजिटिव भी डब्ल्यू नेगेटिव भी। ये भी जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनी न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक स्टार बर्न के। स्टेबिलिटी की बात कर लें तो उसी तरह से इनका भी जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻27 25 सेकेंड्स 3 इंटू। मैस की बात कर लें तो 80.360 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। स्पिन की बात कर लें तो ये 1 है, अगेन उसी तरह से ये बोज़ॉन की कैटेगरी में आते हैं। चार्जेस की बात कर लें तो नेगेटिव पॉजिटिव हम पहले से देख चुके हैं, एंटी पार्टिकल इसका कोई नहीं होता। तो आसान आसान सी बातें हैं ना, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं हिग्स बोज़ॉन को। बट बिफोर डिस्कसिंग द हिग्स बोज़ॉन और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करें कि फील्ड किसे कहते हैं। देखें, मेरी तरह मुमकिन है आप लोग क्रिकेट खेलते ना हों लेकिन देखते तो होंगे। बट ये है कि हम लोग सारे जो है वो जानते हैं कि जो क्रिकेट है ना, वो एक ख़ास एरिया के अंदर खेली जाती है और उस एरिया को जो है वो बाकी स्टेडियम से डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक बाउंड्री लगा के। कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो उसी बाउंड्री के अंदर अंदर होती है। तो वो जो जितना भी एरिया है जिसके अंदर वो क्रिकेट खेली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फील्ड। यानी एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर कोई चीज़ होने जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इमेजिन करें दूसरी बात। इमेजिन करें कि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद हैं। वो जो स्विमिंग पूल है ना, तो उसमें भी जो पानी है आपने देखा होगा कि वो एक ख़ास तरह की जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर ही मौजूद होता है। तो वो जो आपके पास स्विमिंग पूल में वाटर है उसको आप फील्ड तस्वुर करें। अब आपके हाथ में दो बॉल्स हैं, एक आपके पास मेटल की बॉल है और एक आपके पास प्लास्टिक की बॉल है। ज़रा दोनों को उस पानी के ऊपर रखें ना, तो कौन सी वाली बॉल जो है वो उस पानी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, यानी उसकी डेप्थ में ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा पानी में डूबेगी। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो मेटल की बॉल है वो पानी के साथ ज़्यादा अंदर गहराई तक इंटरेक्ट करेगी, वो स्विमिंग पूल की डेप्थ में चली जाएगी। बट आपके पास वो जो प्लास्टिक की बॉल है वो आपके पास कम इंटरेक्ट करेगी। इस चीज़ को इमेजिन कर लिए, इस चीज़ को विजुलाइज कर लिए। अब आ जाएं जी आप किसके ऊपर? हिग्स बोसॉन के ऊपर।
लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट था कि जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं उनका जो मैस है वो उनकी एक कुदरती खूबी है, यानी वो किसी वजह से नहीं होता, वो उनके पास नेचुरली है, वो उनके पास इंट्रिंसिक है। बट स्टूडेंट्स, मज़े की बात बताऊं तो एक साइंटिस्ट आया जी, पीटर हिग्स, इन 1964। इसने ये प्रपोज किया कि नहीं जी, पार्टिकल्स के पास जो मैस है ना वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि ये एक पार्टिकल की वजह से होता है जिसको हिग्स पार्टिकल कहते हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात कि उसने तो प्रपोज किया था, थ्योरेटिकली बताया था 1964 में। मज़े की बात बताऊं, 2012 में एट सेरन से, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये एक यूरोपियन न्यूक्लियर सर्च लैब है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको डिस्कवर भी कर लिया गया, ना सिर्फ पार्टिकल को डिस्कवर किया गया, यानी कंफर्म किया गया कि वाकई वो जो 1964 में पीटर हिग्स ने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके मैसेज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि किसी पार्टिकल की वजह से होते हैं, तो वो पार्टिकल ये रहा है आपके पास, वो कंफर्म भी हो गया, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर भी हो गया। ना सिर्फ पार्टिकल डिस्कवर हुआ बल्कि आपके पास उसका मैस भी कैलकुलेट हुआ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है हिग्स फील्ड का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अब इस चीज़ को रिलेट करना है आपने, जो मैंने आपको स्विमिंग पूल वाली एग्जांपल दी थी। अकॉर्डिंग टू हिग्स, अकॉर्डिंग टू पीटर हिग्स, अभी मैं इसको कर लेता हूँ हाइट। देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी स्विमिंग पूल वाली, उसमें वो जो वाटर था वो थी हमारी फील्ड, जो हमारे पास बॉल्स थी वो थे हमारे पास पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल ने कम इंटरेक्ट किया वो पानी में कम डूबा, जिस पार्टिकल ने ज़्यादा इंटरेक्ट किया तो वो पानी में ज़्यादा डूब गया। तो अकॉर्डिंग टू हिग्स फील्ड, पार्टिकल्स के जो मैसेज हैं वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होते, बल्कि पूरी यूनिवर्स में एक अनदेखी फील्ड मौजूद है जिसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं। इस हिग्स फील्ड में कोई पार्टिकल जितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा तगड़ा मैस मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है? ये बिल्कुल उन्हीं बॉल्स की तरह कि जिस जिस तरह से पानी में जिस बॉल ने ज़्यादा इंटरेक्ट किया था उसको ज़्यादा गहराई मिली, जिसने कम इंटरेक्ट किया था उसको कम गहराई मिली। इसी तरह से हिग्स ने कहा कि पूरी यूनिवर्स में एक फील्ड मौजूद है अनदेखी, उसमें कोई पार्टिकल जितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा उसको इतना ज़्यादा मैस मिलेगा। यही चीज़ उसने देखा कि क्या लिखा है कि इनफैक्ट पीटर हिग्स gave the idea of a new type of field called the Higgs field that field that field the universe and that filled the universe, sorry, and gives the mass to all the elementary particles. It is a scalar field. The Higgs boson is a wave in that field. It has zero spin, zero electric charge and no strong force interaction. All the above four particles were gauss bosons, that is the form of force particle, while the Higgs boson is an elementary particle which is produced due to quantum excitation of Higgs field. तो देखिए जी, अब इसी आइडिया को मज़ीद क्लियर करते हुए कहते हैं कि क्वार्क्स जो हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं फील्ड्स के साथ, लाइक वो मेटल बॉल की तरह। देयरफॉर इनके जो मैसेज हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स यानी बीइंग अ लेप्टॉन फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो स्लाइटली इंटरेक्ट कर पाते हैं फील्ड्स के साथ, सो दैट कि ये आपके पास एक्सट्रीमली लाइट पार्टिकल्स बनते हैं। फोटॉन्स जो हैं जिनका कोई मैस नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड, चूँकि जो आपके पास फोटॉन्स हैं ये उस फील्ड में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, देयरफॉर इनको कोई मैस भी नहीं मिलता है। ये था जी आपके पास के हिग्स बोसॉन क्या है। तो इसका बेसिक थीम क्या है जी आपके पास, कि अकॉर्डिंग टू हिग्स फील्ड थ्योरी आपके पास पूरी यूनिवर्स में एक अनदेखी उस वाटर की तरह फील्ड मौजूद है। इस फील्ड में कोई भी पार्टिकल जितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा उसको उतने ही ज़्यादा जो है वो आपके पास क्या बनेगी, उसको उतना ही ज़्यादा मैस मिलेगा। ठीक है जी, तो आई बिलीव कि ये हिग्स बोसॉन्स क्या हैं या ये हिग्स फील्ड क्या है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें दो यानी जो मोटी बातें वो आपने क्या याद रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं उन अकॉर्डिंग टू हिग्स बोसॉन या हिग्स क्वांटम हिग्स फील्ड थ्योरी, पार्टिकल्स के मैसेज इंट्रिंसिक नहीं है बल्कि पार्टिकल्स के मैसेज एक पार्टिकल की वजह से होता है जिसको हिग्स पार्टिकल कहते हैं। वो हिग्स पार्टिकल हिग्स फील्ड में जितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा हर एक पार्टिकल को उतना ही ज़्यादा अच्छा तगड़ा सा मैस मिलेगा। ये इसकी मोटी सी बात थी। इसने प्रपोज किया था 1964 में, बट इसको 2012 में डिस्कवर भी कर लिया गया अलॉन्ग विद इट्स मैस। तो आई बिलीव कि ये जो आज का लेक्चर है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो कंसेप्ट सीखा कि कैसे आपके पास पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनमें से मैटर पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से फोर्सेस के थ्रू जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उन फोर्सेस को कैरी करके लेके जाने वाले पार्टिकल्स ही हमारे पास फोर्स कैरियर थे। हमारे पास नेचर में चार बेसिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। उन चार बेसिक फोर्सेस का अपना अपना एक पार्टिकल है जिसको हमने
अपने अपने सेक्शन में जो है वो स्टडी किया है। एट द एंड हम लोगों ने जो है वो एक नया कंसेप्ट सीखा कि जैसे आपके पास मैथ्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी इन द क्लासिकल फिज़िक्स, जब आप क्वांटम फिज़िक्स में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैसेस, और अगले सेक्शन में जो हम क्वांटम फील्ड थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें हम फोर्सेस की भी बात करेंगे कि ये सिंपल मैसेज या सिंपल फोर्सेस नहीं होते, बल्कि ये भी पार्टिकल्स के एक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से किसी भी पार्टिकल को मिलते हैं, यानी मैसेज। ठीक है जी। तो आई बिलीव कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर क्वांटम फील्ड थ्योरी में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।